गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक फुल क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए। जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट है, अगर एडजस्टमेंट में जैसे बिल्डिंग के साथ अगर टू वर्ड आ जाए, अप टू आ जाए या एट वर्ड आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस किस चीज का, जो कि बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग की वैल्यू है और एडजस्टमेंट में जो वैल्यू है उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा। अब ये बात डिपेंडेड करती है कि उसे डेबिट की तरफ दिखाया जाए रिवैल्यूएशन की या क्रेडिट की तरफ दिखाया जाए। वो आपको क्वेश्चन में बता रखा होगा कि बिल्डिंग इंक्रीज अप टू या डिक्रीज एट, ऐसे इस तरीके से लिखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे दिखाएंगे। जैसे कि हमारे पास इसमें है, जैसे कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू है बिल्डिंग की और एडजस्टमेंट में वैल्यू है बिल्डिंग की, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा। और सेम वैल्यू जो कि एडजस्टमेंट वाली है वो हमारी नए वाली बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। नए वाली मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं ABC, मतलब आफ्टर एडमिशन ऑफ सी पार्टनर। जैसे इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बैलेंस शीट है A और B की, उसके अंदर वैल्यू दे रखी है हमें 1,00,000 रुपीज की, और एडजस्टमेंट में हमें दे रखा है बिल्डिंग टू बी इंक्रीज अप टू, तो यहाँ पे अप टू आ गया है। तो जैसे कि अभी आपको समझाया था अप टू, तो इस कंडीशन में अप टू के साथ, अब जैसे देखो अगर अप टू वर्ड के साथ जो वैल्यू लग रही है और बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है, इन दोनों का जो डिफरेंस है तो वो तो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब ये बात डिपेंडेड करती है कि वो डेबिट में जाएगा रिवैल्यूएशन की या क्रेडिट में जाएगा। अब यहाँ पे इंक्रीज लिखा है, तो इंक्रीज होने पर हमारा फायदा होगा, तो फायदे को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, एडमिशन के टाइम सी के, तो पहले बिल्डिंग की वैल्यू थी वो 1,00,000, तो इंक्रीज हो चुकी थी वो 1,20,000 तक। तो यहाँ तो आप सीधा, मैंने आपको ये कहा था, या तो डिफरेंस तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा और जो वैल्यू लिखी होगी एडजस्टमेंट में वही सेम की सेम वैल्यू हम यहाँ बिल्डिंग की मतलब बैलेंस शीट में दिखा देंगे। नाउ सेकंड पॉइंट है इसका, अगर एडजस्टमेंट में बिल्डिंग के साथ बाय वर्ड लिखा है तो ऐसी सिचुएशन में सेम वैल्यू एडजस्टमेंट वाली रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में जाएगी या डेबिट में जाएगी, वो डिपेंडेड करता है कि बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। और बैलेंस शीट जो कि आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है, तो बैलेंस शीट में वैल्यू जो जाएगी वो डिपेंडेड करती है असेट, जो कि हमने इस एग्जांपल में बिल्डिंग लिया है, तो बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। यदि इंक्रीज हो रही है तो इसे जोड़कर न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे, अगर डिक्रीज हो रही है तो इसे घटाकर दिखाएंगे। तो जैसे फर्स्ट हम इसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, अगर बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बैलेंस शीट है हमारे पास A और B की, बिल्डिंग की जो वैल्यू दे रखी है हमें 1,00,000, तो अब हमें ये कह रखा है एडजस्टमेंट में बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय, अब ये बाय वाला केस आ गया है, तो बाय वाले में सेम वैल्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी। अब इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास हमारे लिए फायदा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट की तरफ में जाएगी। तो बैलेंस शीट ऑफ A और B एंड C की बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू जाएगी, अब ये हमारे पास वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो 1,00,000 रुपीज हमारी बिल्डिंग की पहले वैल्यू थी, अब 20,000 पे और इंक्रीज हो चुके हैं, तो नाउ अब बिल्डिंग की जो वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी वो की जाएगी 1,20,000। नाउ अब इसका हम सेकंड का B पार्ट समझेंगे, जिसके अंदर अब हमारी वैल्यू डिक्रीज वाला केस आएगा। तो जैसे बैलेंस शीट A और B की है, बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है हमें 1,00,000, तो एडजस्टमेंट में हमें कह रखा है बिल्डिंग डिक्रीज बाय ₹20,000। अब हम कहा था ये कि अगर बाय वर्ड आ जाए तो सेम वैल्यू हमारी जो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बट अब डिपेंडेड करता है डिक्रीज हो रही है तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट की तरफ जाएगी। और जो बैलेंस शीट में वैल्यू जाएगी, अब देखो बिल्डिंग की पहले 1,00,000 थी, अब 20,000 कम हो रही है, तो बिल्डिंग की वैल्यू जो अब रिकॉर्ड की जाएगी नए वाली बैलेंस शीट में वो 80,000। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, अगर एडजस्टमेंट में एप्रिशिएट वर्ड आ जाए या रेज्ड वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर डेप्रिशिएटेड वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है। अगर अंडर वैल्यूड वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि बैलेंस शीट ऑफ A एंड B मतलब ओल्ड पार्टनर की जो बैलेंस शीट में वैल्यू कम लग रखी है किसी भी चीज की। अगर ओवर वैल्यूड आ जाए तो इसका मतलब है कि बैलेंस शीट है जो A एंड B की उसमें वैल्यू ज्यादा लग रखी है। एडमिशन के चैप्टर में
टोटल 5 केस हैं जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सेकंड है हमारे पास, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, हिडन गुडविल। फोर्थ है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। और जो फिफ्थ पॉइंट है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हम इन पांचों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है जो व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कैसे। जैसे हम द फ्लोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3 ऑन 31 मार्च 2018। हमें बैलेंस शीट दे रखी है, तो क्रेडिटर हैं जिसके अंदर 2000 के, कैपिटल है हमारे पास ए एंड बी की 70,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 4,000, प्रोविडेंट फंड है 10,000। और असेट्स की तरफ है, कैश है हमारे पास 6,000, सन्ड्री डेटर है 15,000, मशीनरी है 30,000, फर्नीचर है 20,000, स्टॉक है हमारे पास 15,000। एडजस्टमेंट है, इसके अंदर कह रखा है, दे एडमिट सी इन टू दी फर्म फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। मतलब कि सी नया पार्टनर आ रहा है फर्म में, वो 1/4 शेयर के लिए, जिसे ए और बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली कर रहे हैं। तो मतलब है कि यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो है हमारे पास वो इक्वली है। अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं सी के एडमिशन के टाइम। फर्स्ट है हमारे पास, सी विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल 24,000 एंड गुडविल ₹6,000 इन कैश। फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड। अब अंडर वैल्यूड आ गया है तो इसका मतलब है कि जो ए और बी की बैलेंस शीट है उसके अंदर फर्नीचर की वैल्यू 12,000 रुपए से कम लग रखी है। एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू ₹13,000। थर्ड एडजस्टमेंट है, प्रोविडेंट फंड इज रेज्ड बाय ₹1,000। फोर्थ है, क्रेडिटर आर अनरिकॉर्डेड ऑफ ₹6,000। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी। अब इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, अब ये देखते हैं हम सब। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले बता दें कि आपने ये तीनों अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन तीनों को एक साथ लेकर चलना है ताकि हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट ना छूट सके। तो सबसे फर्स्ट आपको एक पॉइंट और बता दें कि जो नए पार्टनर की कैपिटल है या नए पार्टनर की जो गुडविल है, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में कभी भी में रिकॉर्ड नहीं करना। तो हमारे पास सेकंड एडजस्टमेंट है, जैसे कि फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय ₹12,000। तो इसका मतलब ये फर्नीचर की वैल्यू 12,000 रुपए कम लिखी हुई है। तो यहाँ फर्नीचर की वैल्यू 20,000 है और अंडर वैल्यूड का केस का मतलब ये था कि फर्नीचर की जो वैल्यू है वो बैलेंस शीट में कम दिखा रखी है। तो जब इसे हम रिकॉर्ड करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय फर्नीचर 12,000। अब इसी का हम बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट कर देते हैं साथ ही साथ, ताकि कोई भी एडजस्टमेंट छूट ना जाए। तो जैसे कि फर्नीचर की अब यहाँ वैल्यू 20,000 है, तो और अंडर वैल्यूड कितनी थी 12,000। जब इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे तो इसे हम करेंगे 32,000। तो फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 32,000। अगली एडजस्टमेंट है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस टू। अब देखो 2 वाला केस आ गया है, तो इसमें आपको बताया था कि एडजस्टमेंट वाली वैल्यू और बैलेंस शीट वाली वैल्यू जो है उन दोनों का डिफरेंस तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा और सेम वैल्यू बैलेंस शीट में जाएगी। तो स्टॉक हमारा 13,000 है, तो इसे तो बैलेंस शीट में लिख देते हैं पहले, स्टॉक हमारा 13,000। और इसे जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे वो डिफरेंस लिखेंगे किसका, एक तो स्टॉक की एडजस्टमेंट वाली वैल्यू का, और दूसरी है हमारे पास जो बैलेंस शीट की असेट्स की तरफ स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, उन दोनों का। अब हमारे पास स्टॉक की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 15,000, तो और वहां पे थी 13,000। तो अब हमारी जो स्टॉक की वैल्यू है वो स्टॉक हमारा रिड्यूस हुआ है, तो इसे स्टॉक कर देंगे 2,000 के साथ। अब हमारे पास जो तीसरी एडजस्टमेंट है, प्रोविडेंट फंड इज रेज्ड बाय ₹1,000। अब देखो बाय वर्ड आ गया है, तो बाय में कहा था रिवैल्यूएशन में तो सेम वैल्यू जाएगी,
बट जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा वो डिपेंडेड करती है कि हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है। अब प्रोविडेंट जो फंड है हमारे लिए लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज की वैल्यू रेज्ड हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, तो हमारे लिए ये लॉस है। तो लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे 2PF 1000 का, और इसका बैलेंस शीट में भी साथ के साथ रिकॉर्ड कर देंगे। तो प्रोविडेंट फंड हमारे पास है यहाँ पे 1000 का, और जो कि बैलेंस शीट में हमें दे रखा है वो दे रखा है 10,000 का। इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो प्रोविडेंट जो फंड रिकॉर्ड होगा हमारे पास वो होगा 11,000। फोर्थ एडजस्टमेंट है क्रेडिटर आर अनरिकॉर्डेड ऑफ ₹6,000 के। अब क्रेडिटर हमारे 6,000 के रिकॉर्ड नहीं किए गए। अगर हम लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को जब रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे लिए लॉस है, तो लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 6,000। और जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे 6,000 का तो रिकॉर्ड है नहीं, और जो बैलेंस शीट में हमें पहले कितने दे रखे हैं वो देख के दोनों को जोड़कर फिर बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर की वैल्यू है वो है 2,000 रुपीज। तो 6,000 के जो कि रिकॉर्ड नहीं हुए थे और 2,000 के जो कि प्रीवियस बैलेंस शीट में हमें दे रखे हैं, तो इन दोनों को जोड़कर 8,000 हम न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे। क्रेडिटर्स ₹8,000 की। नेक्स्ट, अब हमारे पास कोई भी फिफ्थ एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमारा बन चुका है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल कर लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं। तो जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है हमारे पास 12,000, और डेबिट साइड का जो टोटल है वो है हमारे पास 9,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 3,000 का। तो जिसको लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जिसे ए और बी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास ये 3,000 है, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 12,000। अब हमारे पास 3,000 है, इनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो ए की जो रेशियो है हमारे पास थी 5:3 थी, मतलब ए और बी की, तो इसे 5/8 और 3/8 इनटू में हमारे पास 3,000 इनटू में हमारे पास 3,000। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1,875 रुपीज, और ये हो जाएगा 1,125 रुपीज। तो देन हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट अब तैयार हो गया है। अब हम करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को तैयार, जिसके लिए कोड सिखाया गया था, जो कि प्रीवियस वीडियो में ORCG53AL, और ओ का जो मतलब था हमारे पास ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस BD। तो जो ए की और बी की जो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 40,000 और बी की वैल्यू है हमारे पास 30,000। ओ के बाद है हमारा कोड R, तो R से था रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है तो हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में जाएगा, अगर लॉस होता तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट की तरफ जाता। तो सबसे पहले हमारे यहाँ बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, और जिसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी की, तो वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ रिकॉर्ड। तो अब हमारे पास था सी, तो सी में था हमारे पास न्यू पार्टनर की कैपिटल या फिर ओल्ड पार्टनर की एडिशनल कैपिटल, और क्वेश्चन में हमें जो न्यू पार्टनर्स की कैपिटल जो दे रखी है वो दे रखी है 24,000 रुपीज, और जो कि कैश में लाया है, तो बाय कैश। अब यहाँ पे हम कैश वर्ड यूज करेंगे या बैंक वर्ड यूज करेंगे वो डिपेंडेड करता है कि जो ए और बी की बैलेंस शीट में अगर कैश वर्ड दे रखा है तो यहाँ पे कैश वर्ड यूज करेंगे, अगर हमें बैंक वर्ड दे रखा है तो हम बैंक वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम कैश वर्ड यूज करेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में हमें कैश वर्ड दे रखा है। तो बाय कैश करके सी के अकाउंट में लिख देंगे 24,000। अब है आगे हमारे पास सी हो गया। तो जी मतलब थी गुडविल। गुडविल हमारी दो तरह की थी, एक तो ओल्ड गुडविल, एक न्यू गुडविल। क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कोई ओल्ड गुडविल है या नहीं है। तो ओल्ड गुडविल की कोई भी वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं दे रखी। तो अब हमारे पास जी में ओल्ड गुडविल और न्यू गुडविल। तो न्यू गुडविल हमारी कैश में आई है, तो इसे लिखेंगे हम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि नए पार्टनर द्वारा 6,000 लेकर आया है, जिसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे रखी है, जैसे देखो दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। तो इसका मतलब है कि ए और बी ने दोनों ने मिलकर इक्वली शेयर सी को दिया है, तो इक्वली कंट्रीब्यूशन करा है, तो इसलिए इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वली हो जाएगी और जो गुडविल की अमाउंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो जो कि गुडविल की अमाउंट है हमारे पास नए पार्टनर की वो थी 6000, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3000। अब है हमारे पास नाउ 5 आइटम देख लेते हैं। बैलेंस शीट में कोई 5 आइटम हमें दे रखी है कि नहीं दे रखी। बैलेंस शीट में हमें 5 आइटम दे रखी है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो आपको एक बार 5 आइटम दोबारा से बता देते हैं कौन कौन सी होती है। एक होती है जर्नल रिजर्व, सेकंड है रिजर्व फंड, तीसरा है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, फोर्थ है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, और फिफ्थ है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। तो अब हमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है 4000 का, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में। अब क्वेश्चन में जो हमें ओल्ड रेशियो दे रखी है वो दे रखी है 5:3, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये चीज है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जिससे इंक्रीज हो रहा है तो उसे तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जिससे हमारा डिक्रीज हो रहा है उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और वर्कमैन कंपनसेशन है, जब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट होने पर इन्हें क्रेडिट किया जाएगा। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 4000, और इसे ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ओल्ड रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब हमारे वजह से 4000 है, तो जो ए की रेशियो के अकॉर्डिंग इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो आ जाएगा 2500, और जो बी के रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो है 3 × 4000 अपॉन में 800, वो आ जाएगा हमारे पास 1500। तो देन हमारे पास ए के अकाउंट में आ जाएगा 2500 और बी के खाते में आ जाएगा हमारे पास 1500। नाउ हमारा अगला कोड है इसमें 3, तो 3 आइटम हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी गिवन नहीं है। 3 आइटम आपको बता दे कौन कौन सी थी। एक था प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट का सस्पेंस काउंट, और थर्ड आइटम थी हमारे पास डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन तीनों में से हमारे पास कोई भी आइटम नहीं है, तो इसलिए 3 आइटम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ए से था हमारा असेट टेकन बाय पार्टनर। एडजस्टमेंट में हमें कोई भी ये गिवन नहीं है एडजस्टमेंट, तो असेट टेकन बाय पार्टनर भी नहीं है, लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर भी नहीं है। और एंड में एक पॉइंट था हमारे पास ड्राइंग का, अगर कोई भी ड्राइंग होती ए या बी द्वारा की गई तो उसे भी रिकॉर्ड कर देते टू ड्राइंग के नाम से। अब नहीं है तो इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नाउ अब हम टोटल करेंगे इधर से क्रेडिट साइड से सी का, और बैलेंस सीडी इनका निकालेंगे। तो टू बैलेंस जो सीडी आएगा हमारे पास, सी का है 24,000, और जो बी का टोटल करेंगे वो हमारे पास आएगा 35,625 रुपीज, और ए का जो रिकॉर्ड करेंगे वो आएगा हमारे पास 47,375 रुपीज। तो अब हमारा इसमें टोटल पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 47,375 रुपीज, 35,625 रुपीज एंड 24,000। सेम वैल्यू यहाँ पर भी 47,375 रुपीज, 35,625 रुपीज, और सी में आ जाएगा 24,000। नाउ बैलेंस शीट तैयार करनी है। अब बैलेंस शीट जब हमारी सारी एडजस्टमेंट का रिकॉर्ड हो चुका है, तो देन फाइनल बैलेंस शीट तैयार करते टाइम प्रीवियस बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दे रखी है उसे भी चेक करना है जरूर, ताकि हमारी कंपेयर हो सके कि कोई आइटम रह ना जाए। जैसे कि यहाँ पे कैश दे रखा है, तो कैश को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 6,000 का, तो इसका एक वर्किंग नोट बना लेंगे, क्योंकि नया पार्टनर है जो सी, वो कैश में अपनी कैपिटल और गुडविल की अमाउंट लाया है। तो हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश वो है हमारे पास ₹6,000 है, और जो सी की कैपिटल है वो है हमारे पास 24,000 रुपीज की, और जो सी की प्रीमियम है गुडविल वो है हमारे पास 6,000 की। देन इसका टोटल आ जाएगा 36,000,
अब हमारे पास अगर देख लेंगे कोई ड्राइंग है जो कि ए और बी ने करी है तो उसे हम लेस कर देंगे। तो ड्राइंग की वैल्यू हमारे पास कोई भी नहीं है तो इसलिए इसे नील, तो 36,000। अब 36,000 को हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, कैश में 36,000। नाउ कैश रिकॉर्ड हो चुकी है हमारे पास, डेटर रिकॉर्ड करने रह चुके हैं तो डेटर को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। डेटर्स हमारे ना तो इंक्रीज हुए ना ही डिक्रीज हुए, तो देन सेम वैल्यू के साथ इसे रिकॉर्ड करेंगे। डेटर्स के बाद है हमारे पास मशीनरी, तो मशीनरी का भी रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे सेम वैल्यू के साथ, क्योंकि ये भी रिकॉर्ड नहीं हुई। तो मशीनरी आ जाएगी हमारे पास 30,000 की। देन हमारे पास फर्नीचर, तो फर्नीचर को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, स्टॉक हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। नाउ हमारे पास लायबिलिटी साइड में देख लेते हैं। तो लायबिलिटी साइड में हमारे पास है जो वो है हमारे पास कैपिटल, पहले है क्रेडिटर, और क्रेडिटर को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। और कैपिटल है हमारे पास, तो कैपिटल का भी रिकॉर्ड करना बाकी है। तो कैपिटल हमारी है यहाँ पे ए की, बी की और सी की। जो कैपिटल का बैलेंस है हमारे पास इस क्वेश्चन में वो है 47,375 रुपीज, और बी का है 35,625 रुपीज, एंड जो सी का है वो है हमारे पास 24,000। देन इनको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड हमारा ये करने पर आएगा 8, 13, 13 और 4 17, 1 कैरी 4, 1 5, 8, 10, तो 1,07,000 रुपीज। नाउ अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। देन लास्ट है हमारे पास प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड हमारे पास 10,000 है पुरानी बैलेंस शीट में, और नई बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर चुके हैं 1,000 रेज्ड के साथ। देन अब हम इसका टोटल करते हैं, अगर टोटल इक्वल आ गया तो क्वेश्चन ठीक है, वरना हमारा क्वेश्चन गलत है। तो 107 है और 8,000, 1,000, 1,500 और 11,000, तो 1,26,000। देन हमारा यहाँ से 32 और 13 ये हो जाएगा 45,000, एंड 15 तो 60,000, 60 और 96,000, 96 और 30 तो 1,26,000। देन हमारा क्वेश्चन ये बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।